आज हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे सिंपल भाषा में रिग्रेशन टू मीन। शब्द भारी लग रहा होगा लेकिन इतना भारी है नहीं, और हमारी डे टू डे ज़िंदगी में ये काफ़ी इस्तेमाल होता है। बड़े ही सिंपल भाषा में इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले रिग्रेशन समझते हैं, उसके बाद में रिग्रेशन टू मीन। सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं और बाद में 3-4 मैं आपको और एग्जाम्पल दूंगा जिससे ये कॉन्सेप्ट हम अच्छी तरह से समझ सकें और अपनी डे टू डे लाइफ में इसे इस्तेमाल कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपने ख़रीदा बैंगन 2-3 किलो और आपने उसकी बनाई सब्जी। 8 इंग्रेडिएंट्स डाले उस सब्जी बनाने के लिए, जैसे कि नमक, हल्दी, धनिया, जो भी आपको डालना है। आपने 8 चीज़ें चूज़ की, उसको डाला, आपने सब्जी बनाई। आपने 20 लोगों को बुलाया, अपने पड़ोसियों को बुला लिया, घर वालों को, पड़ोसियों को, उन्हीं 20 लोगों को आपने वो सब्जी खिलाई और उसके बाद में आपने उनसे पूछा कि कैसी बनी। तो उनका मान लीजिए अगर आंसर था सबका कि अच्छी बनी, ठीक ठाक बनी, बहुत ही बढ़िया नहीं बनी लेकिन बहुत अच्छी थी, ठीक ठाक थी, अबव एवरेज जोन हम कह सकते हैं ये जोन में। तो ये एवरेज है, अबव एवरेज जोन, एक्सलेंट जोन। तो सबने यहाँ पे आंसर दिया। अब मान लीजिए आपने दोबारा वो सब्जी बनाई, वो जो 8 इंग्रेडिएंट्स है उसी के साथ, मतलब नमक, मिर्च जो भी था, तो उसमें से आपने मान लीजिए सिर्फ एक इंग्रेडिएंट, जैसे कि मान लीजिए धनिया यूज़ किया था आपने पहले। अब धनिया अगर इतना सा यूज़ किया था तो आपने उसको डबल कर दिया। कितना कर दिया? डबल कर दिया। अब फिर से सब्जी बनाई, बाकी सब चीज़ें उतनी ही रहने दी। अब वापस से आपने उनको खिलाई और वही 20 लोगों को खिलाई और उनसे वही सवाल पूछा कि कैसी बनी। अब दूसरी बार में उन्होंने आपको आंसर दिया, ज़्यादातर लोगों ने, जो पहले एवरेज यहाँ था, दूसरी बार का जो आंसर आया मान लीजिए वो भी यहीं पे आया, हाँ बहुत अच्छी बनी, ठीक ठाक बनी। तो इससे क्या हुआ कि जो धनिया था आपने वो इवन दो डबल कर दिया, लेकिन उससे जो रिस्पॉन्स था उस पर कोई चेंज नहीं आया। तो ये जो एनालिसिस होता है कि जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिससे आप वो सब्जी बना रहे हो, उसको ऊपर नीचे करने का एंड रिज़ल्ट के साथ वेरिएबल जिसे हम कहते हैं, ये वाले वेरिएबल जो आप बना रहे हो, और डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि जो टेस्ट है उस पे इनका कोई असर होता है कि नहीं होता है, और अगर होता है तो कितना होता है। मतलब अगर धनिया डबल कर दिया तो क्या टेस्ट का जो रिस्पॉन्स मिला, अगर पहले एवरेज था तो वो भी डबल एक्सेलेंट हो गया या थोड़ा सा ही बेटर हुआ। तो ये उसकी डिपेंडेंसी वेरिएबल्स पे है, जो चीज़ें आप डाल रहे हो है तो कितनी है। ये एनालिसिस को कहते हैं रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन टू मीन का क्या मतलब है और ये क्यों हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट है, अब चलते हैं इस बात पे। तो यही सब्जी का अगर हम एग्जांपल लें, अगर पहली बार अगर आपको रिस्पॉन्स आया होता एक्सेलेंट जोन में, बहुत ही बढ़िया सब्जी बनी। कई बार आपकी लाइफ में ऐसा हुआ होगा कि आपने एक दिन सब्जी बनाई, बहुत ही बढ़िया बनी, और नेक्स्ट टाइम आपने वही सब्जी बनाई, मेहनत उतनी ही की, लेकिन दूसरी बार उतनी अच्छी नहीं बनी। जो आपके एवरेज टेस्ट था, जो आप रेगुलरली टेस्ट आपकी सब्जी का जो होता है, धीरे धीरे अगर एक बार बहुत ही अच्छा बना तो दूसरी बार और अच्छा नहीं बनेगा, चांसेस उसके बहुत कम हैं, बल्कि आपका जो एवरेज टेस्ट है उसकी तरफ आ जाएगा। तो इसको कहते हैं रिग्रेशन टू मीन। मतलब कि अगर किसी भी चीज़ में, लाइफ में कहीं भी आप या कोई भी उसका जो एवरेज परफॉर्मेंस है उस काम में, अगर वो कभी ना कभी उससे बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दे देता है या बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस देता है, तो उसके नेक्स्ट टाइम अगर बहुत बढ़िया दी है तो नेक्स्ट टाइम चांसेस ये नहीं है कि उससे भी ज़्यादा बेटर होगी, हो सकती है लेकिन उसके चांसेस कम हैं। ज़्यादा चांसेस इसके हैं कि नेक्स्ट परफॉर्मेंस उसकी बहुत बढ़िया से नीचे आ जाएगी। मतलब रिग्रेस मीन मतलब एवरेज की तरफ आ जाएगी। रियल लाइफ का एग्जांपल आपको जिसके साथ आप रिलेट करेंगे एक बताता हूँ। क्रिकेट का एग्जांपल लेते हैं। युवराज सिंह और राहुल द्रविड़ बहुत क्रिकेट साथ में खेले, अपने टाइम के दोनों ही बहुत अच्छे प्लेयर थे, पर एक डिफरेंस था, आप जानते हैं। अगर हम सिर्फ ओडीआई क्रिकेट की बात करें तो युवराज ने अराउंड 300-304 मैच खेले, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इतने खेले हैं, 304 टू बी एग्जैक्ट शायद। और राहुल द्रविड़ ने लगभग 350 मैच खेले हैं, 344 या 345 इसके आसपास नंबर था। तो युवराज ने राहुल द्रविड़ से 50 मैच कम खेले हैं। पर अगर अभी हम ये डिस्कस करें कि युवराज की बेहतरीन ओडीआई वनडे क्रिकेट की कोई पारियां आपको याद है,
तो फटाक से हमारे सामने आ जाएंगी बहुत सारी नेटवेस्ट ट्रॉफ़ी वाली पारी, वर्ल्ड कप वाली पारी, ऐसे 3-4 और आप उसकी पारियां डिस्कस कर सकते हो। राहुल द्रविड़ के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो हो सकता है आप इतनी जल्दी उसकी पारियां वनडे क्रिकेट की ना सोच पाएँ, लेकिन ये ज़रूर आपको पता है कि राहुल द्रविड़ बहुत ही कंसिस्टेंट प्लेयर थे। एक्चुअली राहुल द्रविड़ की जो एवरेज है ओडीआई क्रिकेट की 39 है और युवराज सिंह की 37 है, तो युवराज से थोड़ी ज़्यादा है, पर वो कंसिस्टेंटली क्रिकेट खेलते थे। और राहुल द्रविड़ ने, आपको जैसे मैंने कहा कि मैच भी ज़्यादा खेले हैं, लेकिन उनके ओडीआई में कंसिस्टेंट होने के बावजूद भी सिर्फ 13 ही मैन ऑफ द मैच हैं, 13 या 14, और युवराज सिंह के 27 मैन ऑफ द मैच हैं। तो युवराज सिंह कैसे प्लेयर थे कि वो, उनका रिग्रेशन टू मीन ये बहुत ही क्रेस्ट एंड ट्रफ बहुत ज़्यादा थे कि वो कई बार तो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देते थे। हम बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देने वाले को होता है कि हम उसे याद ज़्यादा रखते हैं क्योंकि वो बहुत ही एक्सट्रीम परफॉर्मेंस होती है। तो अगर तो वो बहुत ही ऊपर जाएंगे तो नेक्स्ट टाइम क्या होता था, कई बार ऐसा हुआ कि 1-2 पारियां बहुत ही अच्छी खेली और उसके बाद में उतनी ख़राब पारी हो गई। राहुल द्रविड़ की करियर में आप देखते हैं कि ज़्यादातर कंसिस्टेंसी थी। तो जो प्लेयर कंसिस्टेंटली खेलते हैं, कई बार हो सकता है, ज़्यादातर एक्चुअली वो लंबा खेल जाते हैं, और जो प्लेयर ज़्यादा ऊपर नीचे जाते हैं हो सकता है आप उन्हें याद ज़्यादा रखें, लेकिन उनका करियर थोड़ा सा छोटा हो जाता है ज़्यादातर केसेस में। एक्सेप्शंस ज़िंदगी में हर कहीं आपको मिल सकते हैं। तो ये तो हो गया एक क्रिकेट का एग्जांपल। दोनों ही प्लेयर बहुत बेहतर थे, पर एक अलग अलग तरीका था। एक प्लेयर ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा था, दूसरा कभी ऊपर गया, एक आध बार बहुत ऊपर चला गया, रेगुलर एक कंसिस्टेंट एवरेज परफॉर्मेंस उसकी हमेशा रहती थी, एक सपोर्ट वाली परफॉर्मेंस। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं अब फिल्म्स या टीवी सीरीज़ का। आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे ऑनलाइन, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, अमेज़न प्राइम हो गया, ये सीज़न बनाते हैं। अगर किसी का सीज़न 1 अच्छा बना तो सीज़न 2, सीज़न 3, सीज़न 4, या मूवीज़ भी जैसे हाउसफुल 1, हाउसफुल 2, 3, 4 सीज़न्स या पार्ट्स में चीज़ें बनती हैं। तो क्यों बनती हैं? अगर पहला सीज़न बहुत अच्छा बना तो उन्हें लगा कि भाई ये तो बहुत अच्छा सीज़न बना, अब दूसरा बनाते हैं। पर ज़्यादातर चांसेस आपने देखा होगा कि सीज़न 1 अगर बहुत ही अच्छा था तो सीज़न 2 उतना अच्छा नहीं होता है। ज़्यादातर केसेस में क्या हो गया, रिग्रेशन टू मीन, कि एक बार अगर बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी तो चांसेस आर कि दूसरी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं होगी। ऐसे ही अगर एक्चुअली सीज़न 1 किसी चीज़ का बहुत ही ख़राब बना हो तो वो सीज़न 2 बनाएंगे तो पहले वाले से तो थोड़ा बेटर बनेगा, इसके काफ़ी ज़्यादा चांस हैं। पर फिर भी ये कंपनी समझती भी है, नेटफ्लिक्स वगैरह, ये डेटा और ये सब एनालिसिस, पर वो इसलिए नहीं फिर भी बनाती क्योंकि उन्हें पता है कि पहली बार इतना बेकार बनाया था कि लोगों के दिमाग में बैठ गया कि ये तो अच्छा कब कर ही नहीं सकते, ये तो बड़ा ही बेकार सीरीज़ थी। तो इसलिए वो दूसरा नहीं बनाते हैं कि इवन तो अच्छा भी बनाएंगे तो लोगों तक हम ये मैसेज कैसे पहुंचाएंगे कि दूसरा पहले से अच्छा था। पर रिग्रेशन टू मीन वहाँ भी होता है। सीरीज़ में अगर कोई चीज़ बनी है तो पहली वाली सीरीज़ ज़्यादा बेटर हो गई, अगर तो दूसरी वाली अच्छी होगी पर उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी पहली वाली सीरीज़ होगी। तो तीसरा एग्जांपल जो मैंने यहाँ पे लिखा है स्टॉक मार्केट का, जहाँ पे ये सबसे ज़्यादा लगता है। अभी यही रिसेंटली मार्च 2020 में कोरोना वायरस के कारण जब लॉकडाउन हुआ तो स्टॉक मार्केट्स काफ़ी गिरनी शुरू हुई। 23 मार्च को निफ्टी, जो इंडिया का मेन स्टॉक मार्केट इंडेक्स है, वो 7600 तक आ गया, 7600 तक, एकदम नीचे। आई थिंक शायद अपने टॉप पे 12, 12.5, 13,000 के आसपास था, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है। तो 1-1.5 महीने में 7600 तक आ गया। तो वो यहाँ पे था, अगर मान लीजिए, तो यहाँ से ये बिलो एवरेज गिरा, यहाँ गिरा। मुझे अभी भी याद है, मेरी 1-2 दोस्तों के साथ बात हो रही थी तो यहाँ पे हमने और कुछ दोस्तों ने सोचा कि चलो बाय करते हैं। वो और गिर गया, 7600 तक आ गया, यहाँ तक आ गया। तो यहाँ पे जब आया, यहाँ से यहाँ एकदम पुअर जोन में 1 महीने में 25-30% गिर गया, या 20%, कुछ जो भी नंबर था, काफ़ी भारी नंबर था। तो यहाँ पे आकर सबको पैनिक बटन उनका प्रेस हो गया कि भाई यहाँ आ गया, यहाँ ही ना चला जाए, मर ही ना जाए कहीं पे, गला ही ना घुट जाए निफ्टी का। तो यहाँ पे आके लोगों ने ख़रीदने के बजाय उसको छोड़ दिया कि नहीं भाई अब नहीं हम कर सकते, इतना हमें जिगर नहीं है कि इतना नीचे चला गया फिर भी हम बाय करते जाएं। पर हुआ क्या कि वो इतना ज़्यादा, मतलब बिलो एवरेज नहीं, डबल, उससे भी नीचे इतनी जल्दी चला गया था। उसके बाद अब वो वापस से
ऊपर को आ गया। इस समय निफ्टी अराउंड 9,9300 के आसपास है, यानी कि जहाँ पे वो गिरा था उससे एक महीने से भी कम टाइम में 20% ऊपर। तो ऐसा तो नहीं है कि 20 दिन पहले कोरोना वायरस का ख़तरा बहुत ही ज़्यादा था और आज अचानक से 20% बेटर हो गया, निफ्टी को इतना ऊपर जाना चाहिए था। तो हुआ क्या कि इससे सिंपल रिग्रेशन टू मीन, रीज़न कोई भी हो सकता है, कोई न्यूज़ आई, कोई होप मिली, पर यह रिग्रेशन टू मीन चलता है। स्टॉक मार्केट भी एक तरह से आप कह लीजिए युवराज सिंह की तरह चलती है कि जैसे राहुल द्रविड़ की एवरेज 39, युवराज सिंह की 37, लगभग बराबर, पर युवराज सिंह ऊपर नीचे ज़्यादा जाते हैं, वैसे ही स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे ज़्यादा जाती है, पर लॉन्ग टर्म में एवरेज अच्छी दे जाती है। तो आप लॉन्ग टर्म मान के चलिए कि वो लंबी रेस का घोड़ा है। राहुल द्रविड़ के कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, पर उनकी जो डे टू डे लाइफ है स्टॉक मार्केट की, वो युवराज सिंह की पारियों की तरह है। नेक्स्ट हम एक कॉलेज एडमिशन का एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। कई बच्चे एंट्रेंस एग्ज़ाम में, जैसे आईआईटी का एंट्रेंस हो गया या और बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम में टॉप करते हैं, पर यह ज़रूरी नहीं है कि जिसने एंट्रेंस एग्ज़ाम में टॉप किया हो बाद में जाके क्लास में भी वही टॉपर हो। एक्चुअली ऐसा बहुत कम होता है, और इसके ऊपर एक रिसर्च भी है यूनिवर्सिटी की कि जितने स्टूडेंट्स उनके टॉप थे, जिन्हें उन्होंने एंट्रेंस स्कॉलरशिप्स दी कि ये तो एकदम टॉप करके आया है, एग्ज़ाम इंटरव्यू बहुत अच्छी दी और बाकी भी इसके को करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत अच्छा है, एकदम टॉपर एंट्रेंस लिया उन्होंने। लेकिन जब वो एक्चुअली आगे परफॉर्म करते हैं, परफॉर्म अभी भी अच्छा करेंगे, पर वो ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो टॉपर होंगे। टॉपर एक्चुअली कोई और हो जाता है, क्योंकि होता क्या है कि जब एंट्रेंस एग्ज़ाम में लेट्स से अब 1 लाख स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया, उसमें से जो टॉप 100 हैं, टॉप 100 में एक फर्स्ट रैंकर और लेट्स से 50th रैंकर में 1 लाख में से उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। वो सिर्फ अगर उस दिन उनका, जैसे हमने एक और वीडियो में डिस्कस किया था कि लक और स्किल वाला रिलेशनशिप, तो वो वाला रिलेशनशिप है कि थोड़ा सा बेटर हो गया तो एक फर्स्ट आ गया, दूसरा 10th रैंक पे आ गया, 50th रैंक पे आ गया, तो अब उसका भी रिग्रेशन टू मीन होना है। उसके बाद में जब वो एंटर करते हैं कॉलेज में, जो पहले साल के या जो भी एग्ज़ाम होते हैं, और उसमें टॉपर नहीं, कोई और उनसे जो जस्ट नीचे था वो ऊपर चला जाता है और उनका रिग्रेशन टू मीन हो जाता है। तो रियल लाइफ में इसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि आप कहीं भी अपनी खुद की लाइफ में, किसी और की लाइफ में, कहीं पे भी अगर आप कोई ऐसी परफॉर्मेंस देखें जो एवरेज, उसकी जो एवरेज परफॉर्मेंस थी, एवरेज का मतलब ये नहीं कि उसकी परफॉर्मेंस ख़राब है, मतलब कि उसका जो एवरेज है परफॉर्मेंस का, अगर उसकी पर्टिकुलर डे में किसी भी चीज़ की परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है, तो नेक्स्ट टाइम जब वही चीज़ दोबारा की जाएगी, वही खेल दोबारा खेला जाएगा, तो चांसेस आर कि परफॉर्मेंस उससे थोड़ी कम होगी, ना कि उससे ज़्यादा होगी। और अगर किसी की परफॉर्मेंस एवरेज से बहुत ही ज़्यादा गिर गई अचानक से, तो चांसेस आर कि नेक्स्ट टाइम उसकी परफॉर्मेंस और नहीं गिरेगी, उससे बेटर होगी। तो ये हमेशा दिमाग में रखना। एंड दैट वाज रिग्रेशन टू मीन। आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई कमेंट हो, आपको कुछ याद आया हो कि हाँ मैं रिलेट कर सकता हूँ इस कॉन्सेप्ट से, तो नीचे कमेंट में लिखिए, शेयर कीजिए वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।